हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 10वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन वन और वन्य जीव संसाधन के विषय में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वनों के क्या क्या लाभ हैं और उसके अंदर जो शरण लिए हुए वन्य जीव हैं उनका क्या महत्व है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको करवाने जा रहे हैं 10वीं क्लास का वन एवं वन्य जीव संसाधन। आप सभी को वनों के बारे में पता है कि वन क्या होते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में जो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। और उनके अंदर जो जीव रहते हैं उनको हम वन्य जीव कहते हैं। वो भी हमारे संसाधन के रूप में काम आते हैं। कैसे आते हैं आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है कि मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है कि मानव मनुष्य जो है और दूसरे जीवधारी जो दूसरे जीव हैं वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? एक जटिल परिस्थिति पैदा करते हैं। किस लिए? जीवित रहने के लिए। मतलब ना तो मनुष्य अकेला रह सकता है, ना दूसरे जीव मनुष्य के बिना रह सकते हैं। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये जो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन परिस्थितियों को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। मतलब मान लो कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं और पादपों यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उनमें जो विविधता होती है यानी जो वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो होते हैं उनको हम जैव विविधता कहते हैं। अब देखिए भारत क्या है? भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ जगह जगह जो परिस्थितियाँ हैं, जलवायु है, वातावरण है, वो बदल जाता है और उस वातावरण के अनुसार ही, उस परिस्थितियों के अनुसार ही वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो भारत क्या हुआ? एक जैव विविधता वाला देश है। भारत में विश्व की प्रमुख जैव उपजातियों की 8% संख्या है। 8% मतलब कि भारत में लगभग 16 लाख जो हैं ये उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भारत में लगभग 81,000 वन्य जीव उपजातियां पाई जाती है। यानी कि 81,000 तो वन्य जीवों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं और 47,000 वनस्पति यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। क्या? 10% वन्य वनस्पति जात यानी जो वन में जितनी वनस्पति होती है उनमें से 10% ऐसी वनस्पतियां हैं जो खतरे में हैं। ठीक है, जिनके लुप्त होने के खतरे हैं। और 20% स्तनधारी। स्तनधारी क्या होते हैं? दूध पिलाने वाले जीव। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं वो 20% लुप्त होने का खतरा है और 10% क्या है? वन्य वनस्पति खत्म होने का खतरा है। अब देखिए कौन कौन सी जो वनस्पति और कौन कौन से स्तनधारी लुप्त होने का खतरा है। चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, चित्तीदार उल्लू, मधुका, इनकिसनिस, हेप्टोन्यूरॉन, हुपरेडिया आदि पौधे इन उपजातियों में शामिल हैं। मतलब ये यहाँ से तो आप जो है जितने भी हैं ये आपके पौधे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले क्या हैं? आपके स्तनधारी हैं। कारण क्या है इनके लुप्त होने का? वनों की कटाई। जितने भी पेड़ ज़्यादा कटेंगे, वन खत्म होंगे, तो ये प्रजातियाँ क्या है? ये वनों में रहती हैं, तो इनका खत्म होने का खतरा बना रहता है। अब आगे देखिए कि जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 24.16% हिस्सा जो है वो क्या है? वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत ये कितना होना चाहिए था? 33% होना चाहिए था। ठीक है, तो यानी भारत जो है ये लगा के चलो आप कि 9% कम है। क्या? वन। भारत में क्या है? 9% वन कम है। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में 3.8% भूभाग पर वन है। अंडमान निकोबार पर 86.9% भूभाग पर वन है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में 60% से अधिक भाग पर क्या है? वन है। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 10% से भी कम जो है भूभाग पर वन है। ये हमारे वनों की जो स्थिति है वो है, ये वनों का वितरण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वनों का वितरण किस प्रकार से है भारत में, तो आप ये बता सकते हैं। अब देखिए
अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वन समाप्त हो रहे हैं, वनों के साथ साथ जो है बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रजातियों का एक वर्गीकरण किया। वर्गीकरण किस प्रकार किया, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले है सामान्य प्रजाति। जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो उसे सामान्य प्रजाति कहते हैं। अर्थात ऐसी प्रजाति जो हम सामान्य रूप से अपने आसपास देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप साल के पेड़, मवेशी, मवेशी में आप सभी जानते हैं गाय हैं, भैंस आप आसानी से देख सकते हो। चीड़ के पेड़ आप आसानी से देख सकते हो। कृंतक आप आसानी से, कृंतक क्या होता है, जो दांतों से किन्हीं चीज़ों को काटते हैं उनको हम कृंतक कहते हैं। जैसे चूहा है, हम सभी अपने आसपास देख सकते हैं और चूहा जो है लुप्त होने वालों में से नहीं है। तो ये सभी सामान्य प्रजाति में आते हैं। दूसरी जो प्रजाति है वो है संकटग्रस्त प्रजाति। ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। फॉर एग्जाम्पल काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई। संगाई क्या है, मणिपुरी जो हिरण है उसको संगाई कहते हैं। ये सभी जो है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। प्रजाति है सुभेद प्रजाति। जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। मतलब क्या है कि वो लुप्त हुई नहीं है लेकिन उसके लुप्त होने की जो संभावना है वो इतनी प्रबल है कि वो कभी भी लुप्त हो सकती है। इसलिए जिन कारणों से वो लुप्त हो रही है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो बच सकती है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और डॉल्फिन मछली। ठीक है, इससे अगली प्रजाति है दुर्लभ प्रजाति। इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है। ठीक है, मतलब इनकी इतनी कम है कि ये सुभेद के बराबर होने वाली हैं। मतलब क्या है कि इनकी भी लुप्त होने की जो है संभावना बहुत प्रबल है। इनकी संख्या संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। मतलब ये इतनी दुर्लभ हैं कि ये बहुत ही कम बची हुई हैं, इसलिए क्या है ये संकटग्रस्त में आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हिमालय के जो भूरे भालू हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इससे अगला है स्थानीय प्रजातियां। नाम से पता लग रहा है स्थान, यानी विशेष स्थान में पाई जाने वाली प्रजातियां। देखिए कुछ प्रजातियां केवल किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसी प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अंडमान के जंगली सुअर, ये सिर्फ अंडमान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन, ये जो हैं अरुणाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं। मिथुन पता है क्या होता है, मिथुन होते हैं जैसे याक होते हैं ना, उसी जैसे ये मिथुन होते हैं। अगला है अंडमानी टील। टील क्या होते हैं, ये एक तरह का जो है पक्षी होता है। और निकोबार के कबूतर। ठीक है, तो ये निकोबार में ही पाए जाते हैं। तो ये विशेष स्थानों में पाए जाने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं इन्हें हम स्थानीय प्रजाति कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं। अगली प्रजाति है लुप्त प्रजाति। प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती, मतलब जो लुप्त हो चुकी अब नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल एशियाई चीता अब नहीं पाया जाता और गुलाबी सिर वाली बत्तख अब नहीं पाई जाती, ये लुप्त हो चुकी हैं। अब इससे आगे हम बात करेंगे कि जो ये वनस्पति हैं और जो ये प्राणी हैं यानी जीव जंतु हैं, इनके पतन के क्या कारण हैं, या फिर ये भी कह लो कि वनों को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि में विस्तार। क्या हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं। अब कृषि करने के लिए जो क्षेत्र साफ करते हैं वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, वो वन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या है, अधिकतर वनों को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाता है। तो क्या है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत के वनों का एक सर्वेक्षण किया गया, उसके तहत हमें पता लगा कि 1951 से 1980 के बीच में 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक जो वन थे वो क्या हैं, उन्हें काटकर कृषि योग्य बनाया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि खेती के विस्तार के लिए वनों को काटा जा रहा है।
दूसरा क्या है, संवर्धन वृक्षारोपण। ये क्या होता है, व्यावसायिक महत्व के लिए प्राकृतिक वनस्पति को समाप्त कर चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा देना। हम क्या करते हैं, अपने व्यावसायिक महत्व के लिए जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पर कुछ चुनिंदा प्रजातियाँ बोते हैं। इससे जो वहाँ की वनों की जो चीज़ें हैं उनको हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है, नदी घाटी परियोजना। हम जो विकास परियोजनाएं चलाते हैं उनमें नदी घाटी परियोजनाएं भी आती हैं। मतलब व्यक्ति अपने विकास के लिए नदियों का निर्माण करता है। अब नदियां कहाँ बनेंगी, तो उसके लिए जो है 1951 से अब तक 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को काटा जा चुका है। ठीक है। तो नदी घाटी परियोजनाओं से क्या हुआ है, इनसे भी वनों को नुकसान हुआ है। अब वन नहीं रहेंगे तो क्या है, वनों में रहने वाली वनस्पति समाप्त हो जाएगी, वनों में रहने वाले जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे तो उनका भी पतन हो जाएगा। अगला है खनन। खनन क्या है, खनन से जैविक विविधता को नुकसान पहुंचा है। अब क्या है, वनों के अंदर जीव जंतु रहते हैं, वो एक दूसरे को खाते हैं, आराम से रहते हैं। ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर हम खनन करने लग जाएं जंगल में तो जीव जंतु वहाँ आराम से कैसे रह सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल पश्चिमी बंगाल में क्या हुआ, बक्सा टाइगर रिजर्व था, वहाँ पर टाइगर और दूसरे भी जो है प्राणी आराम से रहते थे, लेकिन वहाँ पर क्या निकला, डोलोमाइट निकला और उसका खनन होना आरंभ हो गया। अब वहाँ पर खनन होता है तो वहाँ जीव जंतु कैसे रह सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है वनस्पति और प्राणी जात को नुकसान पहुंचा। ठीक है। इससे अगला है आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। हम क्या करते हैं, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए वनों को काटते हैं। हमें क्या क्या प्राप्त होता है वनों से, लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, ईंधन, चारा आदि के लिए हम वनों को काटते हैं। वनों से जो ये चीज़ें प्राप्त करते हैं, इससे क्या होता है, वनों को नुकसान होता है। अगला कारण है संसाधनों का असमान वितरण। क्या है कि इन संसाधनों का जो है अमीर व्यक्ति अपने तरीके से दोहन करता है और गरीब व्यक्ति अपने हिसाब से। कैसे करते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है वो अत्यधिक पैसा कमाने की होड़ में इनका दोहन करता है और गरीब व्यक्ति जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन वनों का दोहन करता है। इससे आगे है विकासवादी प्रोजेक्ट। देश के लिए विकासवादी प्रोजेक्ट भी जो है वनों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं कि रेल, व्यापार, उद्योग और यातायात की सुविधाओं के लिए जो है इन वनों को दोहन किया जाता है और इन विकासवादी प्रोजेक्टों को अंतिम रूप दिया जाता है। आगे है कि जैव जो विविधता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैव विविधता क्या है कि इसमें सबसे पहले पर्यावरण जो प्रदूषण है वो इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे करता है कि आप सभी को पता है, अगर पर्यावरण प्रदूषण होगा तो ना पेड़ रहेंगे और ना ही उसके अंदर जीव रहेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, इससे जो है बहुत सारे पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो इसमें जलकर राख हो जाते हैं। अगला क्या है, जानवरों का शिकार करना। जो जानवरों का शिकार किया जाता है अपने व्यापार के लिए या खाने के लिए, तो इससे भी क्या होता है, जानवरों की संख्या में कमी आती है। उससे आगे क्या है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई। जब जंगलों में क्या है कि कटाई हो जाएगी, जंगल ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु कहाँ रहेंगे, तो इससे भी जो है जैव विविधता प्रभावित होती है। और इससे अगला है उद्योगों की स्थापना। उद्योगों की स्थापना के लिए भी वनों की कटाई की जाती है और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं भी जो है इन वनों से ही प्राप्त की जाती हैं। तो ये सभी जो कारण है ये जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारण हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि इन जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है। तो देखिए क्या काम किया सरकार ने, एक अधिनियम पास किया 1972। कौन सा अधिनियम, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत क्या किया सरकार ने कि जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव जंतु हैं, उनके आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। ठीक है। सरकार ने क्या बना दिए, कानून बना दिए उनके आवास की सुरक्षा के लिए। उसके बाद क्या किया कि जो संरक्षित प्रजातियां हैं जिनके ख़त्म होने की संभावना है और सरकार उनका संरक्षण कर रही है, उनके लिए एक सूची तैयार की कि कितनी जो प्रजातियां ऐसी हैं जो संकटग्रस्त हैं, कितनी दुर्लभ हैं, कितनी संरक्षित करने की आवश्यकता है, इनकी क्या की सूची तैयार की। फिर क्या किया कि जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं उनके बचाव के लिए क्या किया कि शिकार पर रोक
रोक लगा दी और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी। जब तक ये शिकार होते रहेंगे और इन जीव जंतुओं का व्यापार होता रहेगा तो ये जो है ऐसे ही संकट में आती रहेंगी। सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क और वन्य जो है अभयारण्य बनवाए। कुछ विशेष जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए, जैसे बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके साथ साथ वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, ड्रैगन फ्लाई, पतंगों की सुरक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। इस अधिनियम से क्या क्या लाभ हुए कि एक जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हवा, मिट्टी और जल, इनका भी संरक्षण हुआ और जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जैव विविधता का बचाव बना रहा। आगे हम पढ़ते हैं वनों का वर्गीकरण। सरकार ने 3 तरह के वनों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले है आरक्षित वन, जिस वन में शिकार एवं मानव गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो। इन्हें संरक्षण की दृष्टि से बहुमूल्य माना जाता है। यानी ऐसे वन जो बहुत बहुमूल्य हैं, उनमें जो है शिकार और मानव की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी मानव उसके अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, कुल जो वन क्षेत्र है भारत का, उसमें आधे से जो अधिक वन हैं उनको आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है रक्षित वन, जिस वन में शिकार एवं मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध है परंतु वहां रहने वाले आदिवासियों पर यह नियम लागू ना हो, उन्हें हम रक्षित वन कहते हैं। मतलब आरक्षित वन में तो पूर्ण रूप से शिकार और मानव गतिविधियां प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो उन वनों में आदिवासी रहते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं है। ये जो वन है, कुल वन क्षेत्र के 1/3 हिस्से को रक्षित वन का दर्जा दिया गया है ताकि भविष्य में नष्ट ना हो, ताकि भविष्य में इन वनों को बचाया जा सके। तीसरी श्रेणी में वो वन आते हैं जो ऊपर जो है 2 श्रेणियों में नहीं आते हैं। ठीक है, वे सभी वन जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में हो, उन्हें हम अवर्गीकृत वन कहते हैं। आइए जान लेते हैं समुदाय और वन संरक्षण के विषय में। क्या है कि भारत के कुछ स्थानीय समुदाय हैं जिन्होंने जान लिया है कि वनों के संरक्षण उनके जीवन यापन में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब लोगों ने माना कि जब तक वन है तो उनका जीवन यापन जो है वो सुरक्षित है। तो उन्होंने क्या किया, सरकार के साथ साथ उन्होंने भी संरक्षण के प्रयास करने आरंभ कर दिए। क्या क्या प्रयास किए, किन किन समुदाय ने किए, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो सरिस्का बाग उद्यान है उसमें राजस्थान के लोगों ने खनन की जो प्रक्रिया थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें पता है कि अगर वहाँ पे खनन होता रहा, ये उद्यान जो है ये बिल्कुल उजड़ जाएगा और इससे जो है राजस्थान के बहुत से आदिवासी लोगों का जीवन यापन होता है। आगे क्या है कि कई गाँव के लोग वन्य जीवन आवास की रक्षा में सरकारी हस्तक्षेप की अनदेखी करते हैं। क्या है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो वन्य जीवन आवास हैं उनकी सुरक्षा करते हैं और जो सरकार ने नियम बना रखे हैं वो कई बार जो है इनको बचाने के लिए उनकी भी अनदेखी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के जो अलवर जिला है उसमें 5 गाँव ने मिलकर 1200 जो हेक्टेयर वन की भूमि है उसका नाम रखा हुआ है भैरव देव डाकव सोनचुरी। ठीक है, और ये इनका संरक्षण अपने हिसाब से नियम और कानून बनाकर करते हैं। आगे क्या है कि कई लोग पूजा के माध्यम से इनकी सुरक्षा करते हैं। कहाँ कहाँ, उड़ीसा और बिहार में जो जनजातियां हैं शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम की पूजा करते हैं। इसी प्रकार क्या है, हिंदुओं में भी पीपल, वट और गंगा नदी को पूजते हैं। कहने का क्या मतलब है कि पूजा के माध्यम से ये इन वनों के जो पेड़ हैं इनकी सुरक्षा करते हैं। इसी प्रकार बंदरों को हिंदू धर्म में हनुमान का वंशज माना जाता है। इस प्रकार जो बंदर और लंगूर है उनका संरक्षण किया जाता है। राजस्थान के जो बिश्नोई गांव हैं उनमें चिकारा, मोर, नील गाय को जो है पूरा समुदाय संरक्षण प्रदान करता है। साथ साथ जो है चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में हुआ, बीज बचाओ आंदोलन जो कि टिहरी में हुआ, किस प्रकार हुआ, ये रासायनिक उर्वरक का विरोध करने के लिए। क्या है कि वहाँ पर ये कहा जाता है कि रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, बीजों को खराब कर देते हैं। किस प्रकार कि उसमें क्या होता है, बहुत ही जहरीले पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि हम जो भी अनाज उगाएं वो बिना रासायनिक उर्वरक के उगाएं। ठीक है,
इसी प्रकार जो है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था, वहाँ पर वनों को काटा जा रहा था। तो वहाँ के जो लोग थे वो एक एक पेड़ पे चिपक गए थे और उन्होंने कहा कि पहले हमें काटा जाएगा तब वनों को काटा जाएगा। इस प्रकार जो है वहाँ उन्होंने वनों की रक्षा की थी। तो ये दोनों ही जो एग्जाम्पल है ये क्या हैं, ये दोनों ही संरक्षण कार्य में समुदाय की भागीदारी को दिखाते हैं। साथ साथ जो समुदाय की एक भागीदारी है उसका ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यह उड़ीसा में 1988 में चला था। इसमें भी वहाँ के लोगों ने अपने वनों की जो रक्षा की थी। इसी प्रकार एक जो है प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। क्यों चलाया गया कि बाघों की जो संख्या थी वो शुरुआत में 20वीं शताब्दी में 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1827 हो गई। इस प्रकार दर को देखते हुए कि जो बाघों की संख्या है वो लगातार जो है घट रही है और वो ऐसे तो समाप्त हो जाएंगे। तो बाघों को बचाने के लिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की शुरुआत की। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।